प्रधानमंत्री के अलावा कुछ और मंत्री भी शक के दायरे में आए हुए हैं, जैसे आपके टूरिज्म मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय। उसमें फिर उसमें इल इन्फॉर्म्ड डिस्कशन है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ अदब के साथ। उनका एक पत्र आया 5 जनवरी का, 5 फरवरी का, 6 फरवरी को पीएमओ से आगे फॉरवर्ड हो गया, 7 जनवरी को लोग कहते हैं कि लेकिन एक मंत्री के लिए अपने भाई के लिए एक सिफारिश करना अभी मैं गलत नहीं है? मैं फिर वो बात कहता हूं, तो एक बात हटके है, वो तो बहुत चीजों का अलग है। हम जब ऐसा भटक लेते हैं ना डिस्कशन से, तो वो फोकस नहीं रहता उस डिस्कशन पे जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। उनके वो जो कंपनी का जिक्र किया वो स्टील एंड पावर है, इसके लिए उन्होंने सिफारिश की थी स्टील के लिए। आज तक स्टील का उनको नहीं मिला हुआ। इस बात को मेरे को गलत साबित कर दें। 7 तारीख को जो मिला वो पुराना जो चल रहा था, जो प्रोसेस हो रहा था, वो पावर का था। पावर का मिला और शोर डाल दिया ये। और उसमें ये बात मत भूलिए, जिसने कोशिश की थी लेने की जी, वो भारतीय जनता पार्टी से क्या ताल्लुक है जग जाहिर है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली, 2.5 लाख रुपया उनको पेनल्टी लगा के उन्होंने कॉस्ट डाल के उसको खारिज किया कि ये बिला वजह है, दिस इज अ फ्रिवलस लिटिगेशन। 2.5 लाख उन पे उन्होंने जुर्माना डाला था, उसका कॉस्ट। वो किस कारण डाला था? तो इसका मतलब गलत बात कह रहे थे ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार का कहना है और वही बात मैं इस वक्त दोहरा रहा हूं कि किसी जगह कोई भी किसी ने कोई प्रोक्योरमेंट की हो इसकी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, झूठ बोल के, गलत बयानी करके, अपना उतना क्रेडिट उनका ना हो वो दिखाते हुए ले ली हो किसी ने भी, वो बेशक कांग्रेस का हो बेशक दूसरा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर जो कोल आवंटन है उसको अगर रद्द कर दिया जाता तो आपको नहीं लगता कि ये सारा मसला सुलझाया जा सकता था? आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में पेट्रोल पंप्स की अलॉटमेंट थी, वो जब उसमें गड़बड़ी पाई गई तो उसको रद्द कर दिया गया। दिस इज बीइंग फ्रिवलेस, एक्सक्यूज मी। हम बहुत बातों को, ये मैंने बहुत बार सुन लिया पेट्रोल पंप का, कहां पेट्रोल पंप और कहां कोल माइंस, दोनों बातों को हम बराबर कर देते हैं। इन्होंने उसका तो जिक्र कर दिया, ये आयरन ओर का क्यों नहीं कर रहे? कर्नाटक में जो हुआ है कोयले से ज्यादा है। कहां गया वो सारा पैसा? जो बिलारी ब्रदर्स है, कौन नहीं जानता वो कौन है, कहां गया है वो? शायद उनको सूट नहीं करता वो मुद्दा उठाने के लिए। ऐसा नहीं, हम वो बात नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं इसको पार्लियामेंट में चर्चा के लिए लेके आते, वहां हम बताते हैं कि पेट्रोल पंप्स में क्या बात थी और इसमें क्या बात है, कितना पैसा इसमें लागत हो चुकी है और देश का। तभी तो मैं कह रहा हूं, जो मैंने बिजली का दिया था अनुमान कि हमें इतनी बिजली की जरूरत है आने वाले वर्षों में। जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना एक वर्ष में 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करता है। अगर हम आज को एक सरकार आएगी, वो कुछ कनेक्शन दे देगी, अपने आप को बचाने के लिए कह सकते हैं हमने रद्द कर दिया, लेकिन क्या होगा देश का? कल को कोई निवेश के लिए आएगा देश में, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ेगा? आपके पास पैसा है देश में अपने आप कि हम इतना कुछ कर दें? एक एक रास्ते में रुकावट डालने के अलावा कोई काम नहीं करना विपक्ष ने। पवन जी, दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। अगर हमें सबको मालूम है कि इस सेशन में काफी महत्वपूर्ण जो बिल थे वो पारित होने थे, तो इसके लिए एक डिमांड उठी थी कि 10-12 दिन के लिए जो सेशन की अवधि है वो बढ़ा दी जाए। इसके ऊपर यूपीए सरकार क्यों नहीं मानी? इतने दिन सेशन जो चला, 19 दिन सिर्फ सिटिंग्स होनी थी एक हफ्ते महीने में। 19 दिन में से 13 दिन सीधा सुबह इससे पहले के चेयरमैन या स्पीकर हाउस में आ जाते, नारे लगाते, ऐसे पहुंचते थे जैसे सड़कों पे नारे नहीं लगाते। अगर आपने नहीं देखा तो मुझे प्रसन्नता है आपने नहीं देखा। मुझे प्रसन्नता है जिन स्कूल के बच्चों ने आके नहीं देखा, अच्छा बात है। मुझे अफसोस होता था जब मैं गैलरीज में बच्चों को बैठे देखता हूं ऊपर, नारे इस ढंग से वहां लगाते थे जैसे कि सड़कों पे नारे नहीं लगते। वो कह रहे हैं कि हम इसको सड़क पे लेके जाएंगे, सड़क तो पार्लियामेंट को बना दिया। उस हालात में क्या ये अच्छा होता कि हमारी समझदारी होती, हम कहते सेशन को और बढ़ा दें? नहीं चाहते वो ये विधेयक पास करना, कानून नहीं बनाना चाहते। आपका मतलब है कि सेशन को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होना था? कह रहा हूं बढ़ाने की उन्होंने अगर उनमें मन में था वो काम करते। इन दिनों में एक्रेडिटेशन के लिए हम चाहते थे वो एक बिल लाना कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन होना चाहिए, ग्रेडेशन हो, बच्चे उसके हिसाब से देख के जाएं। नहीं पारित होने दिया। इतराज करते हैं उन चीजों पे और बाद में कहेंगे। अब विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि वो कोयले की लड़ाई सदन के बाहर भी लेके जाएंगे। क्या कांग्रेस के लिए तैयार है? अधिकार है उनका बाहर लड़ाई लड़ना। हम यही कह रहे थे, बाहर लड़िए लड़ाई। इसमें पार्लियामेंट को सड़क मत बनाइए, सड़क पे जाते रहिए, आप अपनी बात कहते रहिए, लोगों के बीच में जाइए, अपनी बात कहिए। हम कहेंगे, हम लोगों के पास तथ्य लेके जाएंगे, जैसे आज आपके पास भी हूं। ये तथ्य बताने के लिए हैं, अगर उन पे हमें पूरा समय मिलता रहे। जहां जहां भी जा रहे हैं हमारे मंत्री, मुझे भी जिम्मेदारियां मिली हैं, 2 प्रांतों में मैंने जाना है। अपने पार्टी के वर्कर्स से बात करनी, उनके जरिए लोगों के साथ बात करनी और
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन संसद के बाहर तो पहले ही टीम अन्ना और बाबा रामदेव ने यूपीए का काफी नाक में दम किया हुआ है। यूपीए का किया नहीं किया वो फिर बात है, एक सरकार पे आ जाती है बात। लेकिन अब मुझे पहली बार लग रहा है कि शायद जो वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं, इरेलेवेंट पार्लियामेंट को वो बोल रहे थे, हमारे सिस्टम से विश्वास लोगों का उठ रहा था, मुझे लग रहा था ये बात वो गलत कर रहे हैं। यही बात आज भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, जो सरकार में है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जिनके पास ये स्टेटस है मिनिस्टर वाला। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बहुत बड़ा स्टेटस होता है, हम उनको सबसे आगे रखते हैं, अपने लीडर ऑफ द हाउस से नेक्स्ट हम उनको रखते हैं। वो ये बात कहें कि पार्लियामेंट बेमौनी हो गई, लोग क्या महसूस करेंगे? क्या कल को चुनाव की जरूरत है? क्या इलेक्शंस के पूरे सिस्टम की जरूरत है? क्या हमें कोई और सिस्टम नहीं लाना चाहिए? लोकतंत्र क्या देश में फेल हो गया है? ऐसा माहौल बना के रखा है, क्या इसको कोई इसका समर्थन करेगा? ये सबका अधिकार है कि कोई भी कहीं भ्रष्टाचार किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी द्वारा हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए जितने कानून, ये नहीं वो कह रहे कि पहले नहीं था कि अभी शुरू हो गया, जितने कानून इस सरकार ने बनाए हैं, पड़े हैं पार्लियामेंट में, लंबित हुए पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, पास नहीं हो रहे इनके कारण, उन सभी को हम पास करना चाहते हैं। क्या है? लोकपाल तो एक था उनमें से, सिर्फ लोकपाल के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन एक कानून है जो अहम कानून है, टेंडरिंग का प्रोसेस क्या हो, जो ब्राइबरी, हम फॉरेन ऑफिशियल्स को बाहर से लोग आते हैं उनकी ब्राइबरी के लिए, उनको रोकने के लिए, जो नागरिकों का अधिकार है राइट टू सर्विसेज, सरकार से कोई भी चीज के लिए वो जाते हैं जिसमें परेशानी सबसे ज्यादा है, लाइसेंस बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, अपनी किसी तरह की कोई चीज के लिए जाना है। जी, इसके बावजूद कई सर्वेस के मुताबिक जो कांग्रेस की, यूपीए की जो इमेज है, जो छवि है, वो आगे से काफी नीचे है। एक टेलीविजन सर्वे के मुताबिक शायद 80 सीटें पहले से आप पीछे हैं। मैं उस बात को नहीं मानता। सबके अपने अपने, अगर मैं कहूं कि फिर किसी पे टिप्पणी की बात आएगी, ये लोगों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अपने अपने 10 लोगों से बुलवा के, उनसे सर्वे करवा के, और वहां ये कैंपेन हो कि आप अपना भेजिए, आप भेजिए, वो बहुत नहीं है। कहीं हर सब चीजों के पीछे है कि आज टेलीविजन, फिर आप कहेंगे मैंने एक और लाइन पे निकल गया, क्या वहां आज वो सब एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक चैनल रह गया? क्या वहां बिजनेस नहीं है? क्या ये सामने नहीं आ गया, बेशक उनमें कोई हमारा भी हो, कि जो ये पब्लिशिंग हाउसेज हैं वो कोयले में जा रहे हैं? क्या पब्लिशिंग हाउसेज का कोयले में जाने का काम है? क्या उनको ये सोचना चाहिए कि हम माइंस लें? क्या उनको अपना व्यापार या धंधा बना लेना चाहिए इसको? क्या उनको नहीं ये चाहिए सही महीने में कि हमारा काम लोगों तक एक सही ढंग से, निष्पक्ष तौर से, इम्पार्शियली जो व्यू है वो बनाना चाहिए? बल्कि ये सोचें। आपको क्या लगता है कि ये सर्वेज क्रेडिबल नहीं है? अपना अपना विचार है। मैं समझता हूं कि ये सर्वे सब कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते। सर्वेज में बहुत कम लोग आते हैं, देश को नहीं जानते जो सर्वेज में हिस्सा लेते हैं कि देश कितना विशाल है। लेकिन सभी की बात का हमें इज्जत करनी चाहिए। कहीं कोई भी विचार आता है, बेशक शहर से हो, कहीं भी हो, हमें उसको गौर करना चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए, देखना चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। लेकिन ये किसी को नहीं करना चाहिए कि देश में एक माहौल हम अफरा दफरी का बनाएं। लोगों ने 5 साल के लिए सरकार चुनी है, उसका एक ही सिस्टम होता है कि अगर सरकार को बीच में गिराना है, आप मेंबर्स को उनसे निकला दीजिए, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए सरकार के, सरकार गिरती है, या इंतजार कीजिए समय के लिए, सरकार को गिरा दीजिए। पहले इस ढंग का माहौल बना के कि लॉबीज अलग अलग क्या काम करती हैं, किस लॉबी के लिए कौन लगेगा, वो फिर प्रधानमंत्री ने 2 शब्दों में बहुत बढ़िया कह दिया था। बहुत कुछ उसमें छिपा रहता है कि कौन कौन किस हिसाब के, किस मोटिवेशन से जाते हैं। अगर आप अब का जिक्र करते हैं इस कोयले का, क्यों अंतर है कि जो प्रिंट मीडिया है, कितने शानदार शब्दों में जगह जगह उनके एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स हैं कि ये देश को विनाश काल की तरफ लेके जा रहे हैं, जो इसकी मांग कर रहे हैं कि सारे के सारे कोयले को, ये लाइसेंसेस को रद्द कर दीजिए। कहां जाएगा देश? 20 साल नहीं, 30-50 साल पीछे जाएगा। जो आगे काम बढ़ रहे हैं वो रुकेगा। और क्यों दूसरे लगे हुए टेलीविजन चैनल एक दूसरे से मुकाबले में? क्योंकि वहां उनका है टाइम्स की बात आ गई, या आपकी टीआरपी की बात आ गई। वो है व्यापार है कि नहीं है? वो इज इट नॉट अ बिजनेस का इंटरेस्ट? उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता, लेकिन हम सबको ये ना कहें कि बस ये सरकार में है तो इस कारण पेंट देम विद अ ब्लैक ब्रश, बाकी सब कुछ ठीक है, ये नहीं है। यहां हम लेंगे ब्रेक के बाद केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ से 4 बार चुने गए मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल से। पवन जी, अब चंडीगढ़ की बात करेंगे। चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करीब 15-16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अभी भी एमसी अपने पैर जमा नहीं पाई। इसकी क्या वजह लगती है? मुझे मालूम नहीं आप कैसे ये कह रहे हैं। मैं जो देखता हूं कि
कॉरपोरेशन बनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो लोगों के नजदीक पहुंची है जी। पहले तो सब चीज दूर से होता था, लोग मिलना चाह रहे थे, सबको अफसरों को मिलना भी मुश्किल हुआ रहता है। अब क्योंकि लोगों के चुने, ये अंतर तो आपको मानना पड़ेगा कि जो लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, गलतियां उसमें कितनी भी क्यों ना हो, कितने भी लोग उसमें कमियां ना निकालने, कितना असंतोष लोग उनके प्रति व्यक्त ना करें, फिर भी उसके सब चीजों के बावजूद, कितनी भी खामियां क्यों ना हो, उन सब चीजों के बावजूद उनकी लोगों के साथ दूरी नहीं होती, वो लोगों के बीच में होते हैं, उनको बात लोगों की समझनी पड़ती है और उसके बाद कार्रवाई करनी होती है। ये नहीं मैं कहता कि बहुत कुछ उनके मन में अल्ट्रुइस्टिक कोई पर्पसेस होते होंगे, उनको यही होता है कि मैं फिर लोगों के बीच में मैंने आना है, फिर बताना है मैंने क्या कर पाया। यहाँ तो स्थिति और ही बनी हुई है, ऐसे लग रहा है कि एमसी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कई मुद्दों पर एक तरीके की टकराव की स्थिति में है, लॉगर हेड्स पे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों है, बल्कि अभी तो उन्होंने पीछे जो स्वास्थ्य का, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन के फंक्शंस उनको ट्रांसफर किए। एक प्रॉब्लम जो है वो एंडेमिक या शायद कैरेक्टरिस्टिक हो गई है कि हम कोई लोग कहीं भी हो हम फैसला नहीं करते, हम चीजों को लटकाना जानते हैं, सब लोग हम उसकी तो शायद शिकार एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, शिकार कॉर्पोरेशन भी हो, शायद शिकार हम भी, मैं जहां अपने जगह पे काम कर रहा हूं मैं देखता हूं हमारे मंत्रालय बने हो रहते हैं, वहां हम कोशिश करते हैं कि कितनी कितनी लंबी देर प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं, वो तो शायद एक कारण हो सकता होगा, लेकिन अदरवाइज दोनों में बीच में कोई टकराव की बात तो आपको नहीं लगता है कि कई और जो विषय हैं वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एमसी को ट्रांसफर हो जाने चाहिए? मैं तो समझता हूं कि सब कुछ हो जाना चाहिए। एक्चुअली जब एक शहर है वहां तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अधिकार ज्यादा होने चाहिए, और आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर आता है जब वो होता है, मैं वही कह रहा था। अब रिस्पॉन्सिव ज्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कॉर्पोरेशन लोगों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, जवाबदेही है उनकी सेंसिटिविटीज को समझते हैं, सेंसिटाइज हैं टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल। जो एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेट होता है वो नहीं हो सकता, बाई ट्रेनिंग, बाई उनका अपना काम है, और मैं समझता हूं कि होना भी उनका अंतर है, और वो अंतर रहता है। अगर जो एक अक्सर कहते हैं कि अगर हर एक अफसर चीजों में हां कहना सीख जाए और पॉलिटिशियन ना कहना सीख जाए तो काम बेहतर हो जाए। अब दुखी ये काम मुश्किल क्या रहता है कि हम सब चीजों में हाँ 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 कहते रहते हैं और वो सब चीजों में ना 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 कहते रहते हैं, ताकि कहीं कुछ नहीं होता। इस चीज को दूर करने के लिए एक कॉर्पोरेशन एक रास्ता है जिसके बीच में अफसर उनको साथ गाइड करते हैं, बात में होता है, आपस में बैठ के करना होता है। ये अलग बात है कि स्टैंडर्ड सब गिर रहे हैं, जो हमारे लोकसभा में होना शुरू हुआ है, राज्यसभा में होना शुरू हुआ, वही यहाँ हो जाता है। इसलिए तो मीटिंग होती है, इसको भी हम सदन कह के वही शोर समझते हैं कि अगर चलने ना दें। यहाँ तो सिर्फ वहां के शहर के मुद्दों की बात होती है, सिर्फ छोटे छोटे बात, उन्हीं पे चर्चा नहीं हो पाती, वहां शोर पड़ा रहता है हर वक्त। हो गया है चंडीगढ़ को लेकर कई तरीके की डिमांड उठती रही है। एक है कि चीफ कमिश्नर सिस्टम वापस आना चाहिए, दूसरी डिमांड है कि इसको सिटी स्टेट बना देना चाहिए। इस सब के ऊपर आपकी क्या राय है? सिटी स्टेट का मतलब नहीं, मैं आप क्या समझते हैं, मैं समझता हूं कि अगर सिटी स्टेट का आप मतलब लेंगे, शायद आप इसको असेंबली वगैरह का जिक्र कर रहे हो, मैं समझता हूं वो यहां के लिए वायबल नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हाँ बना देना चाहिए, लेकिन हमें सोच लेना चाहिए उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए खर्च कितने होते हैं, क्या आप इसको एक स्टेट की तौर पे चला पाएंगे? मेरा ख्याल नहीं चला पाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, सभी ब्रांच डिपार्टमेंट्स के आज 4 हमारे पास हमें सेक्रेटरी नहीं मिलते तो 40 सेक्रेटरी बनाने पड़ेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, क्या कुछ नहीं हो जाएगा, कितना तामझाम जो होता है। चंडीगढ़ में क्या सिस्टम? तो मैं समझता हूं जो चंडीगढ़ में सिस्टम चाहिए, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, क्या कुछ नहीं हो जाएगा, कितना तामझाम जो होता है। चंडीगढ़ में क्या सिस्टम? तो मैं समझता हूं जो चंडीगढ़ में सिस्टम चाहिए, कॉर्पोरेशन को मजबूत बनाना चाहिए, कॉर्पोरेशन मेयर इन काउंसिल होनी चाहिए, कि इनके पास एग्जेक्टिव फंक्शंस होने चाहिए। सिर्फ कुछ विषयों के लिए जो फैसले हैं एडमिनिस्ट्रेटर हो ऊपर, सिर्फ कुछ विषयों के लिए उनके पास वो जाने चाहिए कि हाँ इस चीज में अल्टीमेट अप्रूवल उनकी होगी। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, उसकी अप्रूवल वहीं से होगी, यहां से नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर एक पुलिसिंग वहां रहनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि पुलिस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा करने की जरूरत है, आज के दिन बहुत अच्छा नहीं है।